हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 महासागरीय जल संचलन को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती है। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने या नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार उठते एवं नीचे गिरते हैं। अधस्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह एवं अवप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार हैं। तरंग तरंग वास्तव में ऊर्जा है। तरंग क्या है? एक तरह का ऊर्जा है, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिसमें तरंग उत्पन्न होती है। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है तथा जब जल की गहराई तरंग दैर्घ्य के आधे से कम होती है, तब तरंग टूट जाते हैं। बड़ी तरंगें खुले महासागरों में पाई जाती है। तरंगे जैसी आगे की ओर बढ़ती है, बड़ी होती जाती है तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती है। अधिकतर तरंगें वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती है। जब 2 नॉट या उससे कम समीर शांत जल पर बहती है, तब छोटी छोटी उर्मिकाएँ बनती है। उर्मिकाएँ का मतलब क्या हो जाएगा? थोड़ा सा उभार तथा वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है। जब तक इनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते, तट के पास पहुंचने, टूटने या सफ़ेद बुलबुलों में सिर्फ सर्फ की भांति घुलने से पहले तरंगे 1000 किलोमीटर की यात्रा करती है। एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है, युवा वाली, तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती है। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है, संभवतः दूसरे गोलार्ध में। तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी है तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में प्रवाहमान है। तरंगों की गति एवं जलीय अणु को दिखाया गया है। ये आपका तरंग है और ये आपका शीर्ष पतन ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। दाहिनी की ओर तरंग हो रहा है। ये वाला जो तरंग बह रही है, दोरोनिका उभार, ये वृत्ताकार के समान बना रही है। तरंगे गति करती है क्योंकि वायु जल को प्रभावित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है एवं तरंग नए स्थिति में गति करती है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग नीचे तथा पीछे की ओर। तरंगों की विशेषताएं को बताया गया है। तरंग शिखर एवं गर्त। एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहा जाता है। ये आपका हो गया, ये हो गया शिखर और ये हो गया आपका गर्त। तरंग की ऊंचाई, वेव हाइट। यह एक तरंग के गर्त के अधस्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। ये आपका हो गया, ये आपका ऊंचाई कौन सा हो गया? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऊंचाई। तरंग आयाम, एम्पलीट्यूड। यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है।
ये आपका ये वाला पार्ट, ये वाला एम्पलीट्यूड। तरंग काल, वेव पीरियड। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समान समयांतराल है। ये आपका हो गया ये वाला पार्ट, ये वाला तरंग काल। तरंग दैर्घ्य, यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। ये वाला पार्ट, ये वाला वेवलेंथ। ये या ये दोनों दोनों कहा गया है, शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी। तरंग गति, जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं। इसे नॉट में मापा जाता है, इसको नॉट में नापते हैं, नॉट में मापते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तरंग आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, यह 1 सेकंड के समयांतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। इसको मैं समझाता हूँ, ये वाला पार्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। ज्वार भाटा, ज्वार का मतलब क्या हो जाएगा? स्तर का उठना, स्तर का उठना। और भाटा का क्या हो जाएगा? स्तर का गिरना। ज्वार भाटा चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभावों, वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को महोर्मी कहा जाता है। सर्ज, महोर्मी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होते। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसके आवृत्ति, परिमाण एवं ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जबकि विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है। तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन दो बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण तथा अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीयकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, और इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है तथा यह अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है। अतः यह चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है, जिनसे ज्वारी उभार पैदा होता है। आइए फिगर को डिस्कस करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वार भाटा के मध्य संबंध को दिखाया गया है। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होगा? यहाँ सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ क्या है? ज्वारीय उभार हो रहा है, क्योंकि समुद्र इस तरफ है। ज्वारीय उभार में ये आपका अपकेंद्रीय बल में क्या हो रहा है? ये आपका ज्वारीय उभार इस तरफ हो रहा है, क्योंकि समुद्र इस तरफ हो रहा है। और क्या कह रहा है इसमें? ठीक है, दो परिणामी ज्वारीय उभार को दिखाया गया है। ये चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, यहाँ क्या है? दोनों तरफ समुद्र है, दोनों तरफ समुद्र है, इसलिए इधर भी है, इधर भी है। और ये सबसे कम यहाँ पर क्या हो रहा है? जल का स्तर कम होगा, जिसे भाटा कहेंगे। कनाडा में फंडी खाड़ी के ज्वार भाटा, ये पूछा गया प्रश्न है टीजीटी में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहां पर दो उच्च ज्वार एवं दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। लगभग 24 घंटे का समय, अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है।
अनुमानतः ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊपर की ओर उठता है। अगर आप समुद्री के बीच टहलते हुए समुद्री भृगु के किनारे पहुँचे, जो प्रायः वहाँ होते हैं, आप ज्वार देखना ना भूलें। अगर आप 1 घंटे तक वहाँ हैं, तब आप पाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पहुँचने के पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा। ठीक है। जहाँ महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत है, वहाँ ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वारनद व खाड़ियों की आकृतियाँ भी ज्वार भाटाओं के तीव्रता को प्रभावित करते हैं। शंक्वाकार खाड़ी ज्वार के परिमाण को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच या खाड़ियों तथा ज्वारनद मुखों से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार: ज्वार की आवृत्ति, दिशा एवं गति में स्थानीय व सामयिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटाओं को उनकी बारबरता, एक दिन में या 24 घंटे में या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा। अर्ध दैनिक ज्वार यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन में 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई की होती है। मतलब 12 घंटे में एक ज्वार भाटा। उच्च हो गया आपका ज्वार और निम्न हो गया आपका भाटा। दैनिक ज्वार, इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार होता है। उच्च एवं निम्न ज्वार की ऊंचाई समान होती है। मतलब 24 घंटे में एक बार ज्वार भाटा। मिश्रित ज्वार, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों में उत्पन्न होते हैं। पूछा जाएगा अगर मिश्रित ज्वार कहाँ उठेगा तो उत्तर अमेरिका में हो गया, नॉर्थ यूएसए में। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। वृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वृहत ज्वार पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा। उनको वृहत ज्वार भाटा कहा जाता है तथा ऐसे महीनों में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय। आइए मैं बताता हूँ। ये आपका हो गया पृथ्वी, ये हो गया आपका चंद्रमा, ये हो गया आपका सूर्य, ये हो गया आपका पृथ्वी, ठीक है, ये हो गया आपका चंद्रमा और ये आपका सूर्य। ये तीनों एक सीधी रेखा में है और ये आपका हो गया ज्वार भाटा बन रहा है यहाँ पर। तो ये आपका वृहत ज्वार हो गया। तीनों एक सीधी रेखा में है तो वृहत ज्वार हो जाएगा। निम्न ज्वार, सामान्यतः वृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। 1 मिनट और, ये इम्पोर्टेंट रह गया। पूर्णिमा के समय चंद्रमा रहेगा तो पूर्णिमा के समय होगा और अमावस्या मतलब सूर्य के समय वृहत ज्वार भाटा बनेगा। निम्न ज्वार, सामान्यतः वृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य के दूसरे के समकोण पर होती है तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के दुगने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उसको उपभू असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी
उपभू पर होता है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होता है। आइए मैं समझाता हूँ। ये आपका हो गया, ये वृत्ताकार हो गया, वृत्ताकार हो गया। ये यहाँ पर पृथ्वी, पृथ्वी, ये आपका हो गया चंद्रमा, चंद्रमा। और ये जब पृथ्वी यहाँ पे आएगा तो इसका इसका छोटा सा डिस्टेंस, इसको हम लोग कहेंगे उपभू, उपभू कहेंगे। और ये लंबा डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा तो अपभू। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है उसको उपसौर, प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है उसे अपसौर प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच समय जब जल स्तर गिरता है भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर उठता है उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। ये भी सेम लाइक हो जाएगा। ये आपका वृत्ताकार हो गया, ये यहाँ पर हो गया आपका सूर्य, और ये आपका पृथ्वी। ये पृथ्वी जब यहाँ तक चलता है, ये यहाँ पर कम डिस्टेंस हो जाएगा, इसको कहेंगे उपसौर, उपसौर। ये कब आएगा तो 3 जनवरी को आएगा। और ये हो गया अपसौर, अपसौर। ये ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो यहाँ पर 4 जुलाई हो गया। ज्वार भाटा का महत्व। चूंकि पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है और इनकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह नौ संचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर एवं ज्वार नदमुख के भीतर, जहां प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका होते हैं जो कि नौकाओं एवं जहाज़ों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिजी क्या है डेजिलेशन डिसिल्टेशन में मदद करती है तथा ज्वारनद मुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति कनाडा, फ्रांस, रूस एवं चीन में उत्पन्न करने में किया जाता है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गा दुआनी में लगाया जा रहा है। ये आपका हो गया कहाँ, दुर्गा दुआनी। ये कहाँ है तो वेस्ट बंगाल में है। पूछा जा सकता है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान है। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों द्वारा प्रभावित होती है। वे है प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करता है तथा द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, वायु, गुरुत्वाकर्षण, कोरियोलिस बल। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। यही कारण है कि विषुववृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागर के सतह पर बहने वाली वायु को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ प्रभावित होता है तथा उनके चारों ओर बहाव को वलय कहा जाता है। इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में वृहत वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती है। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जल धाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा
ज़्यादा सघन होता है तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अति सघन होता है। सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती है और ठंडे जल धाराएं ठंडे जल का स्थान लेती है। महासागरीय धाराओं की विशेषताएं। धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती है व यहाँ इनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। गहराई में धाराओं की गति धीमी हो जाती है जो 0.5 नॉट से भी कम होती है। हम किसी धारा की गति को उसके वाह ड्रिफ्ट के रूप में जानते हैं। वाह मतलब बहना नॉट में मापा जाता है। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है। महासागरीय धाराओं के प्रकार। महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा व गहरी जलधारा में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊपरी जलधारा महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। यह धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है। गहरी जलधारा महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है वहां गहरी जलधाराएं बहती है क्योंकि यहां अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। महासागरीय धाराओं को ताप के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती है और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। दोनों गोलार्धों निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ये कुछ जलधारा है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग देखिएगा। एक मिनट। ये शीत धाराएं ये हो गया। शीत धाराएं हम लोग ऊपर से देखते हैं। ये आपका शीत धाराएं हो गया। रुको जाओ। शीत धाराएं ये लेब्राडोर धारा हो गया। फिर ये कैलिफोर्निया धारा हो गया शीत वाला। और कौन सा बच गया? ये कनारी हो गया। ठीक है। और कोई ओयोसिवो धारा हो गया जो जापान में है। जापान में ये ठंडी जलधारा हो गया। और कौन सा बच गया? हम्बोल्ट धारा पेरू हो गया। फॉकलैंड धारा। और कौन सा? बेंगोला धारा शीत वाला हो गया। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ये शीत वाला हो गया। और तो कोई नहीं बचा। अब हम लोग गर्म धाराएं को देखते हैं। गर्म धाराएं कौन कौन सा हो जाएगा? अलास्का धारा हो गया। उत्तर प्रशांत अपवाह हो गया। उत्तर विषुवतीय धारा हो गया। ये गल्फ स्ट्रीम पूछा जाता है, गर्म जल धारा है। ये उत्तरी अटलांटिक अपवाह हो गया। और क्योरोसिवो धारा जो जापान में भी है लेकिन ये गर्म वाला है। ये गर्म वाला है। और कौन सा हो गया? दक्षिणी विषुवतीय प्रति धाराएं हो गया। ठीक है। ये ब्राज़ील धारा ये पूछा जाता है। ये गर्म जलधारा है। दक्षिण विषुवतीय धारा गर्म है। और कौन सा बच गया? ये अगलवास हिंद महासागर वाला अगलवास धारा ये गर्म जलधारा है। ये पूछा जाता है। लास्ट में मैं डिस्कस करता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट है। महासागरीय धाराओं के प्रकार। ये तो मैंने पढ़ लिया ना। नहीं ये नहीं पढ़ा। महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा व गहरी जलधारा में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊपरी जलधारा महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। यह धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है। गहरी जलधारा महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है।
ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, वहाँ गहरी जलधाराएं बहती है, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। अरे यार, ये तो पढ़ लिया है ना। नहीं। ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती है। ये महाद्वीपीय पश्चिम तट पर बहती है। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में बहता है, और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीप पूर्वी तट पर बहती है। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती है और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरियालिस प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती है। महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों व पर्व वायु प्रति चक्रवात के रूप में बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रवाह उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रभावित होती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है, और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती है। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जलधाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती है। महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से उष्मा को स्थानांतरित करते हैं। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय व विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रभावित होती है, जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती है। विभिन्न महासागरों की प्रमुख जलधाराओं को मानचित्र में दर्शाया गया, यह हम लोग देख चुके हैं। प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर में बहने वाली धाराओं की सूची बनाते हैं, ये यही हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। महासागरीय धाराओं के प्रभाव। महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं बहती है। विषुवतीय क्षेत्रों को छोड़कर उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं, व साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है, यद्यपि ये क्षेत्र प्रायः शुष्क है। मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती है, जिसके कारण जहां एक अलग अनूठी जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट के समांतर बहती है। इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म व आर्द्र वर्षाकारक होती है। यह क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है, जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है। वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है, जो मछलियाँ का प्रमुख भोजन है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है वो में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ गर्म प्लस ठंडी जलधाराएं मिलेगी, यहीं पर मछलियाँ ज़्यादा मिलती है। करके आप लोग लिख लीजिएगा नोट करके, ये इम्पोर्टेंट है। ये ध्रुव से भूमध्य की ओर जाएगा तो ठंडा जलधारा होगा, और भूमध्य से ध्रुव की ओर जाएगा तो गरम जलधारा। और ये क्या है, अभी जो डिस्कस किया हुआ था, जहाँ ठंडी और गर्म जलधारा टकराता है वहाँ घना कोहरा या कुआसा छा जाता है, उस पर मछली पालन होता है। और ये आपका ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपका प्लैंकटन नामक घास पाया जाता है। उसी घास को मोटी मछली खाने आती है, ठीक है। और ये जापान एंड उत्तरी नॉर्थ यूएसए में मछली उत्पादन
और ये वाला इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए प्रशांत महासागर में कौन कौन सा जलधारा होगा। पहले हम लोग ठंडी जलधारा को देखते हैं। ठंडी जलधारा में कौन कौन सा जगह, कैलिफोर्निया के, एक मिनट लिख लीजिएगा आप लोग। प्रशांत महासागर में होगा ठंडा। ठंडी जलधारा में कौन कौन हो जाएगा, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया नॉर्थ में बताइए, यहाँ से पूछा जाता है। और ओवोसिवो ये भी नॉर्थ में पाया जाएगा। ये कहाँ पाया जाएगा, ये आपका जापान में। और हमबोल्ट इसको हम लोग पेरू कहते हैं, ये साउथ में पाया जाएगा, साउथ में। और प्रशांत में आपका गरम जलधारा में कौन कौन हो जाएगा, क्यूरोसिवो ये आपका जापान में। और अलास्का की जलधारा ये आपका नॉर्थ साइड में पाया जाएगा। और कौन सा है ये, प्रशांत महासागर में गर्म, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। और एक है एल नीनो, इसमें तो नहीं है लेकिन आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं, एल नीनो पूछा जाता है, एल नीनो की जलधारा। अब आपका हो गया अटलांटिक को देखते हैं। अटलांटिक ठंडी जलधारा में क्या क्या हो जाएगा, लेब्राडोर ये आपका नॉर्थ साइड में। बेंगुएला ये आपका साउथ में। कनारी हो जाएगा नॉर्थ में। और फॉकलैंड ये आपका हो गया साउथ में। आपका गर्म में अटलांटिक कौन कौन सा हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नॉर्थ में। और फ्लोरिडा नॉर्थ में। और कौन सा बच गया, ब्राज़ील इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील जलधारा साउथ में। और एक है जो पूछा जाता है, इरमिंजर की जलधारा, ये आपका प्रशांत महासागर में गर्म वाला है, गर्म जलधारा है, ठीक है। और एक बच गया हिंद महासागर में शीत मतलब ठंडी जलधारा। एक मिनट, हिंद महासागर का ठंडी जलधारा में कौन कौन सा हो जाएगा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ये आपका साउथ में। इसमें एक ही है, हिंद महासागर में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ठंड में एक ही है ठंडी जलधारा। ये गर्म जलधारा में कौन कौन सा हो जाएगा, मोजाम्बिक और अगुलहास ये आपका हो गया साउथ में। और एक है दक्षिण विषुवतीय धारा, ये भी आपका साउथ में। ये आपका इम्पोर्टेंट है जलधारा, ठीक है। आइए हम लोग अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है, ज्वार से। वृहत ज्वार आने का कारण क्या है, बताइए। सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होगा, न्यूनतम दूरी उसको क्या कहेंगे, उपभू, ये उपभू हो जाएगा। पृथ्वी उपसौर की स्थिति, उपसौर क्या हो जाएगा, तो जनवरी में हो जाएगा, 3 जनवरी। और ये 4 जुलाई को क्या हो जाएगा, अपसौर। तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा लगा, आप लोग कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कर दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।